हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। आज हम प्लस टू क्लास का लेसन नंबर 12 का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंडीशन और इसका फोर्थ पार्ट जो है, थर्ड पार्ट आपको कल कराया था, आज इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे, आपको जो बताने वाले हैं वो बताएंगे कि जो सरकार है वो कीमत को कैसे नियंत्रित करती है। सबसे पहले कीमत नियंत्रण होता क्या है। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर हमें मालूम है कि वस्तुओं की जो कीमतों का निर्धारण होता है वो डिमांड और सप्लाई की जो स्वतंत्र शक्तियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ विशेष वस्तुओं, कुछ स्पेशल जो कमोडिटी होती हैं, आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनकी कीमत को नियंत्रित कर सकती है। अर्थात उनकी कीमत को इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव और डाउनवर्ड, यानी ऊपर या नीचे डिटरमाइन कर सकती है। सरकार विशेष वस्तुओं की कीमत के उच्चतम स्तर को निर्धारित कर सकती है, ठीक है, और जिसे हम अधिकतम कीमत या उच्चतम कीमत कहते हैं। और इसी प्रकार सरकार किसी वस्तु के न्यूनतम मूल्य को भी निर्धारित कर सकती है, जिसे हम नियंत्रण कीमत या न्यूनतम कीमत कहते हैं, ठीक है। तो नियंत्रण कीमत दो तरह से नियंत्रित होती है कीमतें। एक उच्चतम कीमत यानी किसी वस्तु का अधिकतम प्राइस निश्चित करना, और एक न्यूनतम कीमत किसी वस्तु का न्यूनतम प्राइस निश्चित करना। तो इस पर ही हमारा टॉपिक है। और सबसे पहले जो है कंसेप्ट नंबर 7 है, 7th कंसेप्ट है, और 7.1 पर हम चलते हैं। और 7.1 जो है वो है उच्चतम कीमत। उच्चतम कीमत को कहा जाता है सीलिंग प्राइस। देखिए, सीलिंग प्राइस क्या होता है। तो उच्चतम कीमत क्या है? उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो एक उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकता है। तो सीलिंग प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस विच ए प्रोड्यूसर और सेलर चार्ज फॉर दियर प्रोडक्शन। यानी इसका मतलब है कि एक उत्पादक या एक विक्रेता अपनी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या ले सकता है, ये कीमत क्या कहलाती है? उच्चतम कीमत कहलाती है। इसे जो मैक्सिमम प्राइस है या सीलिंग प्राइस है, इसे उस स्थिति में लागू किया जाता है जब जीवन के लिए जो बहुत आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जैसे दवाइयाँ हो गई, ठीक है, भोजन हो गया, आदि की कीमतें बाजार कीमत से बहुत अधिक बढ़ जाती हैं या जो है बहुत अधिक दुर्लभ पाई जाती है, इनकी मात्रा बहुत, मान लीजिए कि किसी विशेष बीमारी से संबंधित जो मेडिसिन है, ठीक है, वो उसकी सप्लाई कम है, तो आप देखेंगे उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उसके प्राइस को कंट्रोल करके उसका एक सीलिंग प्राइस तय कर देती है, मीन्स एक मैक्सिमम प्राइस तय कर देती है, जिसको हम कहते हैं MRP। अर्थात MRP का मतलब है कि अब कोई भी प्रोड्यूसर
इस दवाई को उसकी एमआरपी से ज़्यादा में नहीं बेच सकता है। मान लीजिए एक इंजेक्शन पर 100 रुपये एमआरपी है, तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे उसकी डिमांड कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, चाहे उसकी वो किसी भी भयानक बीमारी के लिए क्यों यूज ना होती हो, उसकी प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 100 चार्ज कर सकता है। देखिए अब होता क्यों है, उच्चतम कीमत क्यों निर्धारित की जाती है? क्योंकि जब किसी वस्तु की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनके संतुलन कीमत बहुत अधिक बढ़ जाने की संभावना हो जाती है। तो आप ये जानते हैं जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होगी वहाँ संतुलन कीमत मिल जाएगी। अब सप्लाई तो आपको पता है कि कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ गई तो जो प्राइस है, इक्विवेलेंट प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर तय हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये डिमांड है और ये सप्लाई है, तो इक्विवेलेंट प्राइस तो यहाँ तय हुआ और इक्विवेलेंट क्वांटिटी यहाँ तय हुआ। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ जाएगी तो आप देख रहे हैं कि जहाँ इक्विवेलेंट प्राइस, जहाँ पर संतुलन यहाँ हो रहा था वो वहाँ यहाँ होगा, तो इक्विवेलेंट प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बताया कि जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका इक्विवेलेंट प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ये वस्तुएं प्राइस बढ़ने के कारण जो सोसाइटी के एक बड़े जो वर्ग है, समाज का एक जो बड़ा वर्ग है, समूह है, गरीब वर्ग, उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है। अतः ये वस्तुएं समाज के छोटे से छोटे वर्ग को भी प्राप्त होती रहें, इसके लिए सरकार इनकी एक अधिकतम कीमत तय कर देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, उच्चतम कीमत कहते हैं। तो ये था उच्चतम कीमत का। तो उच्चतम कीमत वह कीमत होती है जो एक उत्पादक किसी वस्तु की अधिकतम कीमत प्राप्त कर सकता है। प्राय जब वस्तुओं का उत्पादन कम मात्रा में होता है, या जो वस्तुएं बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है, और उनकी मात्रा दुर्लभ, वो कम सीमित मात्रा में होती है, तो उनकी संतुलन कीमत बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार उनकी उच्चतम कीमत निर्धारित करती है। अब उच्चतम कीमत है जो, अगर सरकार जो सीलिंग प्राइस है वो इक्विवेलेंट प्राइस के बराबर तय करे या इक्विवेलेंट प्राइस से ऊपर तय करे, यानी या तो यहाँ तय करे या यहाँ ऊपर तय करे, तो देखिए सीलिंग प्राइस तय करने का सरकार का उद्देश्य फेल हो जाएगा, सफल नहीं होगा। इसलिए सरकार सीलिंग प्राइस हमेशा जो है इक्विवेलेंट प्राइस के नीचे तय करती है। कैसे? तो इसका प्रभाव है, सीलिंग प्राइस का इफेक्ट क्या पड़ता है? यदि सरकार उच्चतम कीमत को संतुलन कीमत के बराबर, संतुलन कीमत ये है यानी इक्विवेलेंट यहाँ हो रहा है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, अगर सरकार उच्चतम कीमत को संतुलन कीमत के बराबर या अधिक निर्धारित करती है, तो ये जो है ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसके बराबर निर्धारित करती है या इससे ऊपर निर्धारित करती है, तो सरकार की उच्चतम कीमत निर्धारित करने का कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सप्लाई ज्यादा हो जाती और डिमांड कम हो जाती। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए सरकार उच्चतम कीमत हमेशा नीचे तय करती है, उच्चतम कीमत नीचे तय, यानी सरकार जो है नीचे तय करेगी और ये कहलाएगा सीलिंग प्राइस। तो सीलिंग प्राइस हमेशा कहाँ तय होता है? सीलिंग प्राइस हमेशा तय होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे। अब क्योंकि नीचे तय होता है तो इस स्थिति में डिमांड इज मोर देन सप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि उच्चतम कीमत, इसको अधिकतम कीमत भी कह सकते हैं, उच्चतम कीमत या अधिकतम कीमत सरकार इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे तय करती है, तो इसलिए डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, यानी एक्सेस डिमांड की स्थिति आ जाएगी। एक्सेस डिमांड यानी मांग आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मांग आधिक्य इसको हम कहते हैं। तो मांग आधिक्य होने के कारण, क्योंकि मांग ज्यादा है पूर्ति से, इससे ब्लैक मार्केट को जन्म हो, यानी काले बाजार की क्रियाएं, काले बाजार की क्रियाएं
यानी ब्लैक मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। और डिमांड जब ज्यादा होगी सप्लाई से, मतलब कि उत्पादन उतना नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो लोग वस्तुओं को ब्लैक में बेचना शुरू कर देंगे। ब्लैक में बेचने के लिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया कि ब्लैक मार्केट क्या है। ब्लैक मार्केट इज ए मार्केट, काला बाजार वह बाजार है इन विच गुड्स आर सोल्ड एट हायर प्राइस, goods are sold illegally at higher price which is determined by the government। यानी काले बाजार से अभिप्राय एक ऐसे बाजार से है जिसमें वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। मान लीजिए आप ब्लैक मार्केट का कई बार नाम सुनते होंगे कि मान लीजिए आप एक सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते हैं और वहां टिकट 100 रुपए है, तय की गई जो टिकट है 100 रुपए। अगर भीड़ हो ज्यादा होने के कारण वो सिनेमा का जो सिनेमा घर का ओनर है अगर अपने टिकटों को, सिनेमा की टिकटों को 100 से ज्यादा में 150 200 रुपए में बेचता है तो इसका मतलब वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। इसी तरह आप देखते हैं कि एक विशेष बीमारी के कारण कई बार वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन सरकार ने उनकी कीमत नहीं बढ़ाई, लेकिन दुकान वाले या उत्पादक उनको अधिक कीमतों पर बेचते हैं तो वो और कुछ नहीं, ब्लैक मार्केटिंग। तो डिमांड जब ज्यादा होती है सप्लाई से तो ब्लैक मार्केटिंग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक क्वेश्चन आता है, ब्लैक मार्केटिंग क्या है, काला बाजार क्या होता है, ठीक है, और काले बाजार की क्रियाओं को रोकने के लिए साख की राशनिंग, साख की राशनिंग, साख की राशनिंग यानी क्रेडिट कोटा जो है वो रेशनिंग कहते हैं, जो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट वो तय कर दिया जाता है। मीन्स कि किसको कितना दिया जाएगा, एक कोटा तय कर दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे अभी आपने सुना होगा पिछले कुछ समय में दालें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, खासकर दिल्ली जैसे एरिया में। दिल्ली की सरकार ने अपनी स्टॉल लगाकर दाल या प्याजों को स्टॉल के माध्यम से बेचना चालू कर दिया। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक परिवार के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए वस्तु को खरीदने का एक कोटा तय कर दिया जाता है, यानी लिमिट तय कर दी जाती है। जैसे एक परिवार को मान लीजिए 2 किलो दाल दी जाएगी, तो इससे सरकार लिमिट तय करके उन वस्तुओं की ब्लैक मार्केटिंग को रोक देती है। क्योंकि मान लीजिए आपके घर में परिवार में 2 किलो दाल एक महीने में लगती है और आपको 2 किलो मिल रही है तो आप उसको ब्लैक में नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपको 5 किलो मिल रही है, आप 5 किलो खरीदने की छूट है आप, तो आप ज़्यादा दाल ला करके सस्ते में खरीद करके और महंगे में उसको बेचना चालू कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, तो वस्तुओं की एक कोटा तय कर दिया जाता है, लिमिट तय कर दी जाए। दूसरा, सस्ती कीमत की दुकानों पर वस्तु की बिक्री। दूसरा क्या किया जाता है, दूसरा फेयर प्राइस शॉप पर गुड्स को सेल करना चालू कर देते हैं। तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए 2 मेजर्स यानी रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और गुड्स आर सोल्ड एट फेयर प्राइस शॉप्स, इन 2 उपायों का प्रयोग किया जाता है ताकि ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। जैसे राशन है, आजकल आप देख रहे हैं एक विशेष बीमारी चल रही है, तो इसमें गरीब वर्ग तक भी जो राशन पहुंच सके, इसके लिए सरकार राशन की दुकान, कोटा जिसको आप कहते हैं, उसके माध्यम से वस्तुओं को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ये था सीलिंग प्राइस। इसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लोर प्राइस। 7.2 कंसेप्ट है और इसको हम कहते हैं न्यूनतम कीमत। इसका बिल्कुल अपोजिट है
और इसको फ्लोर प्राइस, ये फ्लोर प्राइस। अब बात करते हैं फ्लोर प्राइस क्या है। तो देखिए, न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कीमत से है, उस कम से कम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए दी जाती है। फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस विच दैट द प्रोड्यूसर आर टू पेड फॉर दियर प्रोडक्ट। यानी ये वो कीमत होती है कम से कम जो एक उत्पादक को उसके उत्पादन के लिए दी जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। न्यूनतम कीमत सुनिश्चित करने के लिए प्राय उन्हें यह कीमत दी जाती है। ठीक है, देखिए कई बार जब फूड ग्रेन्स का मेनली जो फ्लोर प्राइस है, इसका यूज एग्रीकल्चर क्षेत्र में किया जाता है। कई बार फूड ग्रेन्स की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं वो उसका प्रोडक्शन करने के लिए डिस्करेज होते हैं, प्रोत्साहित नहीं होते बल्कि हतोत्साहित होते हैं, अर्थात वो उसका प्रोडक्शन नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए कि गेहूं है, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण उसकी कीमत मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो किसान ये सोचता है कि भाई प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद भी उसकी इनकम कम हो गई है, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर डिमोरलाइज हो जाता है, यानी हतोत्साहित हो जाता है और प्रोडक्शन गेहूं का कम करना बंद कर देगा। और ये स्थिति एक देश के लिए हानि की स्थिति भी होती है कि उसका किसान जो है डिमोरलाइज हो रहा है इनकम कम होने का। तो सरकार उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, प्रोडक्शन करने में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक मिनिमम प्राइस जो है वो अनाउंस कर देती है, जिसको हम फ्लोर प्राइस कहते हैं। अब ये जो फ्लोर प्राइस होता है प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन एक्टिविटी में बनाए रखने के लिए होता है, ताकि उन्हें एक मिनिमम इनकम प्राप्त होती रहे और वो उस वस्तु का प्रोडक्शन करते रहे। ठीक है, अब बात आती है कि किसानों को एक मिनिमम इनकम जो है एश्योर करना क्यों जरूरी है। तो देखिए, किसान जो होता है, फार्मर जो होता है, वो ये कहता है कि अगर अन्य प्रोड्यूसर किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो उनकी इनकम बढ़ जाती है, लेकिन वही एक अकेला ऐसा प्रोड्यूसर है जिसका प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद उसकी इनकम बढ़ने के स्थान पर उल्टा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। ऐसी स्थिति में वो डिमोरलाइज होने लगते हैं, डिस्करेज होने लगते हैं, यानी हतोत्साहित होने लगते हैं। अतः कई बार उनका मन ये करता है और वो सोचने लगते हैं कि भाई अब प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करेंगे, यानी गेहूं इत्यादि खाद्यान्न उत्पादन वो नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार उन्हें उन उत्पादन क्रियाओं में बनाए रखने के लिए उन वस्तुओं की एक फ्लोर प्राइस तय कर देती है, ताकि उनके प्रोड्यूसर्स अर्थात फार्मर को एक मिनिमम इनकम मिलती रहे और वो भविष्य में भी उन वस्तुओं का, यानी फूड ग्रेन्स का उत्पादन करते रहे। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का विरोधाभास या बहुलता में निर्धनता का विरोधाभास, यानी अधिकता में निर्धनता का विरोधाभास, यानी अधिक उत्पादन करने के बावजूद निर्धन होना, इसको हम कहते हैं। अब जो फ्लोर प्राइस होता है, फ्लोर प्राइस अगर इक्विवेलेंट प्राइस के इक्वल ये नीचे तय किया जाए तो इसका बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इफ फ्लोर प्राइस इज डिटरमाइंड इक्वल टू इक्विवेलेंट प्राइस और बिलो द इक्विवेलेंट प्राइस, देन इट इज नॉट इफेक्टेड द मार्केट, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो फ्लोर प्राइस ऑलवेज डिटरमाइंड अबाउ द इक्विवेलेंट प्राइस। फ्लोर प्राइस, ये चीजें ध्यान रखना, फ्लोर प्राइस कहाँ से होता है, ये इक्विवेलेंट प्राइस है, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया, ये इक्विवेलेंट क्वांटिटी हो गई, ये इक्विवेलेंट प्राइस हो गया। तो ये तो आपको बताया इक्विवेलेंट प्राइस। अब हमने बताया फ्लोर प्राइस हमेशा ऊपर तय होता है इक्विवेलेंट प्राइस। तो ऊपर का मतलब है, मान लीजिए यहाँ तय हुआ,
P1, इसको हम कहेंगे फ्लोर प्राइस यानी मिनिमम। ठीक है, जब ये ऊपर तय होता तो इसका मतलब सप्लाई इज मोर देन डिमांड हो जाएगी। सप्लाई इज मोर देन डिमांड का मतलब है एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। एक्सेस सप्लाई फाइन। तो जो फ्लोर प्राइस है वो हमेशा ऊपर तय होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के, ये ध्यान रखना। ये जो होता है आपका सीलिंग प्राइस, ये होता है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये होता है अबव द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड से, सप्लाई भी तो पहले भी ज्यादा थी भाई, उसी को रोकने के लिए ही तो सरकार ने इसको ऊपर तय किया। सप्लाई के डिमांड से ज्यादा होने के कारण अब भी जो है प्राइस लेवल कंटिन्यू डाउन हो, सप्लाई के जो है डिमांड से ज्यादा होने के कारण प्राइस लेवल कंटिन्यू डाउन होगा। इट मींस सरकार ने जो फ्लोर प्राइस तय किया है, जो मिनिमम प्राइस तय किया है, उसको डिटरमाइन करने का उद्देश्य ही सफल नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट द्वारा। इसके लिए सरकार क्या करती है, इनकी कीमत जो रिडक्शन इन प्राइस हो रहा है लगातार कंटिन्यूसली फॉलिंग इन प्राइस जो है, जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार इस जो फूड ग्रेन्स या जो भी प्रोडक्शन है उसका बफर स्टॉक जमा कर ले, यानी सरकार की गवर्नमेंट एजेंसियां उन वस्तुओं को खरीद लेती है। आप देखते हैं गेहूं का जब उत्पादन होता है, सरकार लाखों करोड़ों टन जो गेहूं है वो अपनी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से खरीद लेती है। इस गेहूं का क्या करती है सरकार, इस गेहूं को सरकार कीमतों में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लेती है और इसका या तो विदेशों को निर्यात कर देती है या उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है, देखिए आप ये जानते हैं कि अगर किसान डिमोरलाइज हो गया, डिस्करेज हो गया अपने प्रोडक्शन सेक्टर में, और ये किसान ही वो व्यक्ति होता है जो हम सबका पालन पोषण करता है, तो इसको कम से कम डिमोरलाइज ना हो इसके प्रयास किए जाने जरूरी है। ठीक है, इसको प्रोत्साहित ही करते रहना जरूरी होता है। इसलिए गवर्नमेंट आप देखती है बिजली में सब्सिडी देती है और गन्ने में सब्सिडी देती है, सब चीजों में सब्सिडी देती है। ठीक है, और समय समय पर इनके लिए विभिन्न बीमा पॉलिसी और इत्यादि प्रयास करती रहती है। तो सरकार यही चाहती है कि भाई ये जो किसान है, जो हम सबका पेट भरने का काम कर रहा है, हमारा पालन पोषण कर रहा है, ये किसी तरह इसका मोरल जो है डिस्करेज ना हो। ठीक है, इसके लिए उन्हें उनका सारा प्रोडक्शन बेशक महंगे में खरीद लेती है और उसको बाद उसको चाहे तो डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि एक मिनिमम प्राइस लेवल जो है हमेशा मार्केट में बना हो। ठीक है, और इसके लिए सरकार जो है प्राइस को जो फॉल होती है उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्राइस होता है, समर्थन कीमत, लागू कर देती है। प्राइस में होने वाली रिडक्शन को रोकने के लिए समर्थन कीमत लागू कर देती है। सपोर्ट प्राइस लागू कर, ठीक है, यानी मिनिमम प्राइस के फेवर में सपोर्ट प्राइस लागू कर दी। अब सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कह सकते हैं आप। सपोर्ट प्राइस होता क्या है, तो देखिए आपने सुना होगा कि भाई जो MSP आजकल प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का भी प्रोडक्शन होके चुका है, तो MSP मीन्स मिनिमम
सपोर्ट प्राइस हम इसको कहते हैं। ये होता क्या है? समर्थन नीति, कीमत समर्थन नीति वह नीति होती है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट किसानों को यह वचन देती है कि उन्हें उनके उत्पादन के लिए एक न्यूनतम कीमत अवश्य प्राप्त की जाएगी। यदि खुले बाजार में, ओपन मार्केट में, उन्हें अपने उत्पादन से यह न्यूनतम कीमत प्राप्त नहीं होती है तो वह अपने समस्त उत्पादन को गवर्नमेंट एजेंसी के पास इस कीमत पर बेच सकते हैं। मीन्स मान लीजिए किसान के यहाँ 200 क्विंटल गेहूं हुआ और सरकार ने मान लो 2000 रुपए का रेट गेहूं का पर क्विंटल निकाला। अब अगर किसान को 2000 रुपए पर क्विंटल आस पड़ोस में से या गांव में बेचता वहां नहीं मिल रहा है तो सरकार गवर्नमेंट को ये, सरकार जो है किसान को ये गारंटी देती है, इसके अंतर्गत कमिटेड होती है कि वो अपना गेहूं ओपन मार्केट में कम रेट में ना बेचे। वो सरकार के पास लिया है, सरकार उसको 2000 रुपए का भाव उसको प्रोवाइड कराएगी। देखिए तो देखिए, सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट कमिट्स इटसेल्फ टू बाय द सरप्लस आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसर्स, यानी जो उत्पादकों का जो सरप्लस आउटपुट है उसको खरीदने के लिए कमिटेड होती है गवर्नमेंट अपने आप से। इफ द फार्मर फेल टू गेट द फ्लोर प्राइस इन द ओपन मार्केट, अगर जो किसान है इस न्यूनतम कीमत को खुले बाजार में प्राप्त करने में असमर्थ हैं, दे कैन टेक देयर प्रोड्यूस टू गवर्नमेंट एजेंसी, तो वो अपना सारा उत्पादन जो है गवर्नमेंट एजेंसी के पास ले जा सकते हैं एंड सेल इट एट द सपोर्ट प्राइस, और इसे सपोर्ट प्राइस पर बेच सकते हैं। सपोर्ट प्राइस इज ऑलवेज डिटरमाइंड बिलो द, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सपोर्ट प्राइस जो है सॉरी ओवर द इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड आफ्टर, ठीक है, यानी सॉरी आफ्टर यानी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। और ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर तय होती है, यानी इसको फ्लोर प्राइस और इसको हम क्या कह सकते हैं, सपोर्ट। क्लियर? ये होता है आपका सपोर्ट। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो देखिए सीलिंग प्राइस क्या है? सीलिंग प्राइस द मैक्सिमम प्राइस विच ए प्रोड्यूसर गेट फॉर देयर प्रोडक्शन, जो एक उत्पादक अपने उत्पादन के लिए प्राप्त कर सकता है, या चार्ज फॉर देयर प्रोडक्शन, उत्पादक के लिए चार्ज कर सकता है। मिनिमम प्राइस क्या है? इट इज द मिनिमम प्राइस, ठीक है, which offered or which a producer are to be paid for their production, जो एक उत्पादक को कम से कम भुगतान किया जाना चाहिए। सपोर्ट प्राइस क्या है? इट इज द मिनिमम प्राइस एट विच गवर्नमेंट कमिटेड टू इटसेल्फ दैट द फार्मर, ठीक है, सेल देयर सरप्लस प्रोडक्शन टू गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, if their production cannot sell at this price in open market, ठीक है। अब इससे आगे टॉपिक हम चलते हैं, और जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है वो टॉपिक है कि relation between ceiling price इसको हम कह सकते हैं कंट्रोल प्राइस कह सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस एंड लो प्राइस
इसको हम मिनिमम प्राइस, एंड स्पोर्ट प्राइस। इनमें रिलेशंस क्या है? एंड इससे पहले एंड एक और आ गया इक्विवेलेंट प्राइस, तो आप उन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। यहाँ एंड इक्विवेलेंट प्राइस, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों में रिलेशन इसी में ले सकते हैं आप सपोर्ट प्राइस में। ठीक है, तो देखिए जब इनमें तीनों में रिलेशन आता है तो तीनों का मीनिंग देखिए। सीलिंग प्राइस क्या है ये बताएंगे आप, उसके बाद बताएंगे कि सीलिंग प्राइस डिटरमाइंड बिलो द इक्विवेलेंट प्राइस, इक्विवेलेंट प्राइस के नीचे तय होता है। फ्लोर प्राइस क्या है, अगर इस सीलिंग और फ्लोर में आता है तो, या इसमें आ जाता है, स्पोर्ट में आ जाता है तो, उसके बाद उसके बताएंगे इक्विवेलेंट प्राइस क्या है। तो जब हम इनका तीनों का लास्ट में एक फिगर बना देंगे, और फिगर इस तरह बनाएंगे, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, यहाँ इक्विवेलेंट पॉइंट है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस। तो देखेंगे ये तो है आपका इक्विवेलेंट प्राइस, यानी संतुलन कीमत। ऊपर अगर प्राइस आ जाता है, ये P1 कह सकते हैं, इसको आप सपोर्ट प्राइस कह सकते हैं, सपोर्ट या मिनिमम प्राइस, यानी समर्थन या न्यूनतम। और एक प्राइस ये आ गया, इसको P0, इसको कह सकते हैं आप मैक्सिमम या सीलिंग, यानी अधिकतम या उच्चतम कीमत। ये सारा आप देखा देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इन तीनों का मीनिंग देंगे और ये बताएंगे कि ये नीचे, जैसे यहाँ लिखा सीलिंग प्राइस नीचे तय होता है, फ्लोर और सपोर्ट प्राइस ऊपर तय होता है, इक्विवेलेंट प्राइस वहां तय होता है जहाँ डिमांड एंड सप्लाई आर इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे को आपस में काटती है। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। इसके बाद बात करते हैं हम कि वन मार्क्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ जाता है, समर्थन कीमत में न्यूनतम कीमत, समर्थन कीमत में न्यूनतम कीमत शामिल होती है। ध्यान रखना, यानी फ्लोर प्राइस इज इंक्लूड इन सपोर्ट प्राइस। फ्लोर प्राइस जो है, मिनिमम प्राइस जो होता है वो सपोर्ट प्राइस में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में और इतना कुछ है नहीं, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए आप उसको रिवाइज करें, पूछें। एक लास्ट टॉपिक और इसमें रह रहा है अभी, और अपेंडिक्स में दिया हुआ है, वो आपको करा देते हैं। जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका
फैड, FAD, फैड स्टैंड्स फॉर फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी डेक्लाइन। ये इसका फूड मीन्स खाद्य होता है, उपलब्धता अपकर्स, सिद्धांत कह सकते हैं, यानी खाद्य उपलब्धता अपकर्ष का सिद्धांत, फूड अवेलेबिलिटी डेक्लाइन थ्योरी। जो ये थ्योरी थी, ये हमारे देश के नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दी, और जो नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि नोबेल पुरस्कार जिन्हें 1998 में मिला था, उन्होंने दी। पहले ये समझिए FAD, फैड होता क्या है। ये सिद्धांत हमें बताता है कि भोजन की कीमतों में वृद्धि होने के कारण निर्धन लोगों की पहुंच से भोजन में या भोज्य पदार्थों की उपलब्धता में होने वाली कमी, फूड अवेलेबिलिटी डेक्लाइन। फैड थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भोजन का उत्पादन कम हो जाता है किसी भी कारण से, नेचुरल क्लाइमेट्स के कारण, तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, और उनकी कीमतें बढ़ने के कारण समाज के एक बड़े वर्ग, जिसे गरीब वर्ग कहते हैं, वो खाद्यान्न उस गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इसे हम जो है खाद्य उपलब्धता अपकर्ष का सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है, जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी देश में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो जाता है, और विशेष रूप से जब यातायात के साधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, ठीक है, बहुत परेशानी होती है, या उन खाद्यान्नों को अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का अभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़े वर्ग को खाद्यान्नों की उपलब्धि नहीं हो पाती और वो भूखे मरने लगते हैं, जिसे अकाल की स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। और उदाहरण क्या है, देखिए, मान लीजिए कि 3 परिवार हैं, मान लो 3 फैमिली हैं, ए फैमिली यानी ए परिवार, एक बी परिवार, एक सी परिवार, ये 3 परिवार हैं। ए परिवार जो है वो सबसे निर्धन है, पुअर। ये परिवार कैसा है? पुअर है। बी परिवार जो है मध्यम परिवार है, मिडिल फैमिली है, और सी परिवार जो है वो धनी परिवार। ये 3 प्रकार के परिवार हैं। मान लीजिए एक देश में मान लो 3 परिवार हैं, 3 प्रकार के परिवार हैं। ए परिवार सबसे गरीब है, बी मध्यम वर्गीय है, और सी धनी वर्ग। जब वस्तु की कीमत, खाद्यान्नों की कीमत बहुत कम होती है, तो आप जानते हैं कि ये सब के सब खरीदने में के योग्य होंगे।
ठीक है। लेकिन जब वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पहले ए परिवार खरीदना बंद करेगा, फिर बी करेगा कम करेगा, फिर सी कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पहुंच से बाहर होती है, जिसे एक चित्र द्वारा दर्शाया जाए। देखिए, एक तो सारे जो फिगर हैं वो एक बेस लाइन पे बने इस तरह से, तो एक चित्र ये बन गया, यहाँ बीच में 2 3 और एक फिगर आपका और बनेगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है यह। और यहाँ आ जाएगी आपकी बाजार मांग। देखिए, प्राइस लेवल सेम रखना, 1 2 3, 1 2 3 सेम लेवल पर, 1 2 3 1 2 3 इस तरह। अब ये मान लो प्राइस पहला, ये दूसरा P1 और ये P2, सेम P P1 P2, सेम P P1 P2, सेम P P1 और P2। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी रखिए, मान लीजिए 2 4 और 6, ऐसे ही 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि जब परिवार ए परिवार जब प्राइस बहुत कम रहता है, यानी ओपी है, मान लीजिए स्टार्टिंग में जब प्राइस केवल ओपी है, तो आप देखिए जो गरीब परिवार है वो केवल 2 क्वांटिटी खरीदता है। इस पर ये 2 क्वांटिटी है, ये 2 क्वांटिटी 2 क्विंटल खरीदा, और इसका डिमांड कर जो है वो ये बन जाएगा EDD, ठीक है। लेकिन जब प्राइस P है तो जो थोड़ा ज्यादा बड़ा परिवार है, जो इसकी अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, वो 4 क्वांटिटी खरीदता है, 4 क्वांटिटी खरीदता है, तो उसका डिमांड कर ये बन जाएगा। लेकिन जो तीसरा परिवार है, यानी धनी है सबसे, वो इन सबसे ज्यादा खरीदता है, और वो 6 खरीदता है, ठीक है। ये इसका मतलब ये सबसे कम 2 खरीदता है, ये 4 खरीदता है, ये 6 खरीदता है। तो एक कीमत पर ये कितना खरीदता है? टोटल मार्केट डिमांड कितना होगा? 2 और 4 6 6 12। तो एक कीमत पर जो है मार्केट डिमांड हो जाती है 12, ठीक है। अब जैसे ही कीमत बढ़ती है तो परिवार ए बेचारा जो बहुत निर्धन परिवार है, वो खरीदने लायक नहीं रहता, उसके पास धन नहीं है, तो वो क्या करता है? मार्केट से हट जाता है, यानी ये खरीदना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन ये अब भी खरीदेगा, लेकिन महंगा हो गया इसलिए ये तो हट ही गया, ये पहले की अपेक्षा कम खरीदेगा। पी जैसी कीमत हुई तो वो जहां 4 खरीद रहा था, अब ये कितना खरीदने लगा? केवल 2। इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई? 2, और प्राइस बढ़ने से। और ये जहां 6 खरीद रहा था, ये कितना खरीदने लगेगा? ये 4 खरीदने लगेगा। इसका भी क्वांटिटी घट गई क्योंकि प्राइस बढ़ गया। और अब ये कितना बिका P1 पर देखिए 2 इसने खरीदा और 4 इसने खरीदा। P1 पर
कुल मिलाकर के जो डिमांड होगी वो 6 होगी। ठीक है। अब प्राइस जैसे ही P2 हुआ तो ये भी हट गया, ए तो हट ही गया था, ये भी हट गया। अब ये केवल दो क्वांटिटी का लिखा है। ये केवल दो क्वांटिटी का लिखा है, जैसे प्राइस और रहा। और मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 2। ठीक है। और मार्केट डिमांड का जो बनाएगा ये होगा आपका मार्केट डिमांड। तो इस प्रकार से ये चित्र ये दर्शाता है, थर्ड इस सिद्धांत ये दर्शाता है कि जब कीमतें बहुत कम होती है तो सभी प्रकार के वर्ग जो है वस्तु को खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे, ठीक है, पहले निर्धन परिवार उस वस्तु को खरीदना छोड़ देता है, उसके बाद मध्यम, और उसके बाद जो है केवल धनी परिवार ही उस वस्तु को खरीदने में सक्षम होता है। और मार्केट डिमांड भी कीमत बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये थी फेड थ्योरी। तो फेड थ्योरी स्टेट दैट व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज रिड्यूस्ड due to natural climates, then its price is continuously rise, and it is beyond the reach of poor families. They are died by अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्टार्वेशन यानी अकाल से वो मरने लगते हैं। ठीक है। इट इज कॉल्ड फेड थ्योरी ऑफ अमर्त्य सेन ऑल्सो। अमर्त्य सेन इज द इकोनॉमिस्ट हु विन नोबेल प्राइज इन 1998 in economic sector. Is that clear? So the chapter is complete. Thank you.